तितली का ना सोचें। दिमाग में किस चीज की तस्वीर आई? तितली की। तो आपका दिमाग ना नहीं समझता। तो बच्चे को जब हम कहते हैं ना करो, तो वो क्या समझ रहा है? करो। अपने चार दीवारी के दायरे इख्तियार में तो हम रहते हैं। हालांकि अल्लाह कहता है कि तेरी नाक तो मैं रोज 5 दफा रगड़वाता हूँ, इसकी ये हैसियत है, लेकिन हम इस नाक को ही बचाने में लगे होते हैं। अस्सलामुअलैकुम। आप बहुत अच्छे हैं। आप इस ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे खड़े हैं। क्यों? वाह 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 वाह, माशाल्लाह। काश सब आप जैसे हो जाएं, है ना, मिसाल बने। आप रुके तो देखें ये भी रुक गए। अब मैं इनसे कहती हूँ, भाई साहब आप भी तो इससे पीछे जाइए, पीछे जाइए। थैंक यू, सैल्यूट सैल्यूट। पीछे जाइए, लगेगी उनको। देखिए ये कितने अच्छे हैं, ये कितने अच्छे हैं, आपका ख्याल करते हैं ना। पीछे हो जाएं, कानून की कदर करें। आपके बच्चे देख रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं। शाबाश, जिंदाबाद पाकिस्तान में अक्सर लोग सियासत पे बात करते हैं, क्रिकेट पे बात करते हैं, मुल्क में मसाइल पे बात करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उन मसाइल का हल तलाश करते हैं या उस पर बात करते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा एक खातून जो है वो बच्चों के साथ मिलके रोड की सफाई कर रही हैं, तो कहीं रोड पे लोगों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे खड़े होने की ताकीद कर रही है। वो खातून कौन है? आइए चले आपको मिलवाते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर ये मौका आपने दिया। सबसे पहले तो जो वीडियोस हमने देखी, सबने देखी, तो उसके बारे में बताएं। ये क्या कोई कैंपेन है और इसके पीछे का बेसिकली एजेंडा क्या है, मकसद क्या है? हम लोग 20 साल से यूथ की डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं स्कूल ऑफ लीडरशिप के साथ। 20 साल से हमने हज़ारों नौजवानों के साथ काम किया और उन्होंने पाकिस्तान में बिछ गए हैं, एक जाल बिछ गया है जहाँ पर प्यार, मोहब्बत, ईमानदारी और इज़्ज़त का इनकलाब शुरू हो चुका है पाकिस्तान की जड़ों में। ये खूनी और शोर वाला इनकलाब नहीं है, इसलिए दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका आहिस्ता आहिस्ता असर हो रहा है। फिर हमने सोचा कि हम तरबियत तो देते रहे और ये नौजवान एक्शन करते रहे। हमने फिर इससे भी कम उम्र, वो थे 18 से 24 साल के, फिर हमने किया 13 से 17, फिर हम गए 7 से 9। उसमें हमने माँ बाप को बिठाया और पूछा कि आप क्या चाहते हैं, कि आपको अपने बच्चों में क्या देखना चाहते हैं। तो उन्होंने हमें मिला के जो फोकस ग्रुप्स किए थे, 30 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने निकाले। उन कैरेक्टरिस्टिक्स पे हमने उड़ान का एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसपे हर 2 हफ्ते हम एक लफ्ज़ पे, एक किरदार के लफ्ज़ पे एक्सपर्ट्स को बुला के बात करते थे और आवाम को दावत देते थे कि अगर बात समझ आ गई तो अब इस पे एक्शन करें और हमें वीडियो दें। कोई भी नहीं आई वीडियो। साल के बाद हमने कहा छोड़ो, बहुत हो गई, खुद ही निकल जाते हैं। तो हमने उड़ान के नीचे पाकिस्तानियत का एक कोड बनाया कि यकीनन हर पाकिस्तानी पाकिस्तान को बावकार, पुरइज़्ज़त और तरक्की याफ्ता देखना चाहता है, यकीनन। और इसके लिए हमें किस किस्म का शहरी होना है, वो पाकिस्तानियत का कोड है। यानी पे से पाक, अलिफ से इनकिसारी, काफ से काम पसंद, सीन से सच या सच्चा, फिर क्या आता है ते से तमीज़दार, फिर अलिफ से एतमाद और नून से नेमत। और अगर आप ये नहीं हैं तो आप इसके ऑपोजिट हैं, यानी कामचोर, बदतमीज, झूठे, शकी और जहमत। तो ऑपोजिट नहीं बनना चाहने के लिए ये बनना है। तो इसके लिए हमने 100 वीडियोस का एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं। अभी तो आपने 2 देखी हैं, बहुत सी आने वाली हैं। तो सड़क पे निकल के शहरियों के साथ मिल के, क्योंकि ज़्यादातर शहरी अच्छे होते हैं, बस कोई होता है जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर लेता है। लेकिन जैसे फ़कीरों के साथ ये सिखाना कि आपकी खुददारी यानी खुद का दर्जा कैसे बनता है, वो इस हाथ से नहीं, ये मांगने वाले हाथ से नहीं, देने वाले हाथ से। तो उनको पहले सिखाना है कि तुम देने वाले हाथ कैसे बनो, यानी अपनी कमाई से नोट दो और रोटी खाओ। अच्छा, जो आप टॉपिक्स, जो इश्यूज आप लोग रेज कर रहे हैं, सफाई से रिलेटेड हो जाए, चाहे वो या ट्रैफिक के रूल से रिलेटेड हो जाए, तो ये कुछ ऐसे बेसिक रूल हैं जो हम स्कूल लाइफ में अपने सीखते हैं। तो क्या ऐसी क्या वजह है कि हम आहिस्ता आहिस्ता जब बड़े होते हैं
तो ये सारे जो नॉर्म्स हैं, सोसाइटी में रहने के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, ये हम लोग क्यों भूल जाते हैं, और ये जब हम इस हमारे मुल्क से बाहर चले जाते हैं तब हम क्यों फॉलो करते हैं? ये हम स्कूल में नहीं सीखते, ये स्कूल में दाखिल होने से पहले सीखते हैं। बिल्कुल, तरबियत के जरिए, माँ बाप से सुन के नहीं, माँ बाप को देख के। जब हमने माँ बाप से कहा कि आप क्या चाहते हैं अपने बच्चों में, और उन्होंने हमें किरदार के वो 30 लफ्ज बताए, तो हमने कहा बहुत आसान है, अब आप ये करना शुरू हो जाएं, बच्चों को खुद ही आ जाएगा। बजाय कि तकरीरें करना कि सफाई नफ्सी मान है, बैनर लगा दिया उसका और नीचे उसके फिर कचरा पड़ा होता है, या ये कहना कि ईमानदारी सब कुछ है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बातें करना छोड़ें। आपने देखा ज़ीब्रा क्रॉसिंग वाले पे एक साहब जो थे मोटरसाइकिल पे 2 बच्चों के साथ ज़ीब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर रहे थे, जिनको मैंने कहा आपके बच्चे देख रहे हैं। अब वो जो देखेंगे, क्योंकि देख के यकीन आता है, सुन के नहीं आता यकीन। स्कूल में मुझे बताया आपके ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला याद है आपको? आपको पता है पानीपत की लड़ाई में क्या हुआ था? कुछ नहीं याद। तो वो आप जो स्कूल में सीखा वो नहीं याद रहता, लेकिन उससे पहले जो आपकी परवरिश हुई है, जो तरबियत हुई है, अगर नहीं हुई और आप बड़े हो गए हैं, अब हथौड़ा छन्नी लेकर आदतें डालनी पड़ती हैं और फिर भी गिरारे रह जाती हैं, क्योंकि आदत बार बार वापस चली जाती है। आप एक दफा सही करेंगे, अगली दफा फिर नहीं करेंगे, क्योंकि बचपन से आपने नहीं सीखा। अच्छा, मैंने आपका एक पॉडकास्ट में सुन रहा था, तो उसमें आपने बताया कि बच्चों को बचपन से हम ना कहते सिखाते हैं, तो वो बड़ा होके क्या बनेगा, मतलब उसका। तो अब जैसे जाहिर सी बात है, कोई छोटा बच्चा होगा, ऑब्वियसली अगर वो कोई ऐसा काम करेगा जो उसको नहीं पता और उससे उसको चोट पहुंच सकती है, ना और क्या। शाबाश, बहुत अच्छे। उसको बताएं करना क्या है, बजाय ये कि ना किस चीज से मना करने की जगह ये बताएं करे क्या, वो ऑल्टरनेट तो देना। अच्छा, एक चीज आप साइकोलॉजी से सीखें, जो ह्यूमन फैक्टर के लिए, खैर पेरेंटिंग हो, मैनेजमेंट हो, लीडरशिप हो, किसी में भी हमारा दिमाग ना नहीं समझता। मैं आपको कहती हूँ कि आप एक 3 फुट बड़ी तितली का ना सोचें, मैंने कहा ना सोचें, लेकिन दिमाग में किस चीज की तस्वीर आई? तितली की। तो आपका दिमाग ना नहीं समझता। तो बच्चे को जब हम कहते हैं ना करो, तो वो क्या समझ रहा है? करो। तो इसका मतलब फिर उस बच्चे पे हम मोहर लगा देते हैं, कितना जिद्दी है, देखो कितना ढीठ है, इसका रवैया खराब है, और वो उन मोहरों के साथ बड़ा होता है और बैगेज उसका बनता चला जाता है। फिर 2 उसके पास सिर्फ बड़े हो जाते हैं लोग। 2 तरीके होते हैं, या तो वो कहे हाँ मैं तो सुस्त हूँ, काहिल हूँ, छोड़ो काम करना, या वो कहता है बच्चू ठहर, मैं बताता हूं कि मैं सुस्त और कायल नहीं हूं, और वो बस इतने से स्टैंडर्ड के साथ पूरी जिंदगी अपनी लड़ाई करता रहता है, उससे आगे देख नहीं सकता। ऑल्टरनेट यही है, अगर बच्चा बिजली में प्लग में उंगली डाल रहा है, तो आप उसको ये कहने की बजाय कि ना करो, आपका वाओ कितना खूबसूरत घोड़ा है इस किताब में, वो खुद ही आ जाएगा। जी, उसको ऑल्टरनेट दें। बच्चा बहुत प्लायबल, क्यूरियोसिटी होती है उसमें, आप उसकी क्यूरियोसिटी का पूरा फायदा उठाएं। अगर उसका बॉल टेबल के नीचे चला गया तो माँ बाप को डर होता है ये टेबल के नीचे जाएगा, इसका सर लगेगा। आप कहें हाँ अच्छा बॉल नीचे गया है, चलो आओ स्टोर में जाके देखते हैं, वहां डंडा पड़ा है, झाड़ू पड़ा है, लो बेटा झाड़ू से अब इसको निकालो बाहर। उसको सिखाएं मुसीबतें अपनी कैसे हल करनी है, बजाय कि खुद अब्बा बनना या अम्मी बनने का बनना। हम समझते हैं हम छोटे हैं, अगर नहीं, हर चीज हमें खुद करनी है। बच्चा लंगड़ा लूला हो जाता है बड़ा, उसका किरदार नहीं बनता है, उसको जाने दें, करने दें। मट्टी में खेल के आता है, पहले तो उसको सिखाते हैं कि इंसान मट्टी का बना है, फिर जब मट्टी से खेल के आता है, उस पर मट्टी लगी होती है तो हम कहते हैं तुम गंदे होके आए हो। तो बच्चा क्या सोचता है, मैं मट्टी का बना हूं, मट्टी गंदी है, मैं गंदा हूं। कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट, अंदर से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, जो आपको ट्रैफिक में असूलों का तोड़ना, झूठ का बोलना, ये सारी क्या किस वजह से होता है? इसी कंफ्यूजन की वजह से, जो हम पहले 1 साल के बच्चे में ऑलरेडी डाल देते हैं। ये आपको पता है मोहब्बत का ऑपोजिट क्या है? नफरत नहीं, फियर, खौफ। नफरत खौफ का एक इंडिकेशन है, एक बिहेवियर है। तो खौफ की वजह से हम ये रूल्स तोड़ते हैं, क्योंकि हम
अपने को प्रूव करते हैं, नहीं मैं 1 इंच और ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे आ जाऊं तो मैं बस बादशाह, मैंने रूल तोड़ दिया। मुझे रेकलेस होने में मुझे किक मिलती है, एड्रेनलिन रश मिलता है। ठीक, तो ये एक बड़ी इनसिक्योर हालत है। रूल को ओबे करना आजिज़ी में आता है, ईमान में आता है, दूसरे के हक को पूरा करने के लिए आता है कि उसको तकलीफ ना हो क्रॉसिंग में, या उसको तकलीफ ना हो कि मैं लाल बत्ती पे रुक गई हूँ, हरे वाले का हक पूरा करूं। एक दफा मैं लाल बत्ती पे खड़ी थी, अब मेरी बत्ती हरी हुई तो सामने एक सुजुकी में एक इतने सफेद दाढ़ी वाले साहब और साथ पूरी बुजुर्ग उनकी बेगम हिजाब में साथ बैठी हुई थी। उनकी बत्ती लाल हुई और वो रोड क्रॉस करना शुरू हो गए। तो मैंने उनकी तरफ इशारा किया, खुदा के लिए खड़े हो जाएं। उन्होंने मुझे कहा लानत हो तेरे पे। क्या करें? तो इस बेहिसी, इस बेशर्मी, अब एक यही ट्रैफिक लाइट पे मैं खड़ी थी, सामने एक स्कूल के बच्चे वैन में भरे हुए थे, छोटे बच्चे होंगे 9-10 साल के। तो एक बच्ची ने, मैंने देखा रैपर खोल के टॉप बाहर फेंक दिया। तो चूंकि लाल था, मैं बाहर अपनी गाड़ी छोड़ के गई, मैंने रैपर उठा के उस बच्ची को दिया कि बेटा तुम स्कूल जाती हो, तुम्हें पता है ऐसा नहीं करना, ये रख लो, घर जाके फेंक देना। मैं अंदर आके गाड़ी में बैठ गई। जैसे बत्ती ग्रीन हुई, वो गाड़ी चलने लगी, उसने फिर बाहर फेंक दिया। अब 9 साल की बच्ची या तो समझी नहीं मेरी बात, क्योंकि वो पुरानी कंडीशनिंग इतनी है कि भाई आप कर सकते हैं ये, या बेशर्मी की इतने इंतहा है कि कोई आपको समझा भी रहा है, आप फिर भी डेयर करते हैं इसको। बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर आप किसी को कुछ सही बात समझा रहे हैं तो ये नहीं देखता कि वो क्या कह रहे हो, ये देखता है कि कौन कह रहे हो, तुम कौन है भाई, एग्जैक्ट कैसे सिखा सकता है। तुम मुझे समझते क्या हो, तुम मेरी तौहीन कर, हम लोग फौरन, हमारी तौहीन बहुत जल्दी हो जाती है। हम सीखते नहीं, हम पहले कंप्लेन करते हैं कि नहीं तुम कौन होता है ये करने वाला, चाहे बात सही हो, लेकिन वो सही में मेरी तौहीन होती है। और तौहीन से बचने के लिए मैं अपने को नेले पे दैला फेंकती हूँ कि नहीं ये गलत है। बाद में मुझे एहसास होता है, या उसी वक्त भी होता है, लेकिन उस ऐसा वो आजिज़ी नहीं है, ये गुरूर की अलामतें, ये सारी नेमत ना बनना, किसी के लिए जहमत बनना, ऑल ऑफ दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ फियरफुल सोसाइटी। बच्चा खड़ा होता है, हम कहते हैं नहीं टूट जाएगा, चोट लग जाएगी, गिर जाओगे, जख्मी हो जाओगे, गंदे हो जाओगे, उसका पूरा मुस्तकबिल हम इतना भयानक बना लेते हैं। तो फिर वो दरवाजे से बाहर निकल के यही करता है ना, अपनी जान बचाता है, उसको दूसरे की परवाह तो नहीं होती। फिर 18 साल का नौजवान, क्या हम लोग जब 13 साल के नौजवानों का प्रोग्राम करते हैं, जूनियर लीडर्स कॉन्फ्रेंस, उसमें भी इनके ख्यालात इतने पक्के हो चुके होते हैं, बिलीफ, सेल्फ बिलीफ इतना कमज़ोर होता है, इतना कमज़ोर। तभी तो हम फेसबुक पे इतना जाते हैं, अपनी सेल्फियाँ खींच के लगा रहे हैं ताकि लाइक्स मिलें, क्योंकि सेल्फ इस्टीम इतना लो है कि लाइक्स के बेसिस पे वो फिर अपने दिन के मुताबिक यूं उनका सेल्फ, यानी अपना भाव, सेल्फ इस्टीम का मतलब एस्टिमेशन, वर्थ कितने फॉलोअर्स हैं, उससे पता चलता है कि, तो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। फिर नौजवान डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर ड्रग्स की तरफ, गलत रिलेशनशिप्स में पड़ जाते हैं, सुसाइड केसेस। मतलब मैं एक इदारा तस्कीन के नाम से, इरफान मुस्तफ़ा साहब हैं, दुबई में होते हैं, उन्होंने, उनकी रहनुमाई में ये इदारा खोला गया डॉक्टर ताहा की जिम्मेदारी में। तो मैं उनके साथ एडवाइजरी बोर्ड में भी हूँ, और वो सिर्फ डिप्रेशन के केसेस उठाते हैं, क्लोज टू जो सुसाइड हुए हुए होते हैं। किसी साइकोलॉजिस्ट से आप इंटरव्यू लें और पूछें आपका सबसे ज़्यादा पेशेंट की एज रेंज क्या है, वो आपको बताएंगे 16 से 19 साल के नौजवान हैं जो डिप्रेशन में पड़े हुए हैं। और वो यही कॉन्फ्लिक्ट है कि आई कांट डू इट। मैं भी 20 साल से जो ट्रेनिंग कर रही हूँ, उसमें पाकिस्तान का नौजवान माशाल्लाह सबसे इंटेलिजेंट है, सबसे पैशनेट है, सबसे उम्दा इमोशंस है उसके, लेकिन सबसे लो कॉन्फिडेंस, क्रश कर दिया उसके अंदर से। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि क्लास 6 तक जब बच्चा पहुंचता है तो उसकी ओरिजिनल जो हालत होती है, जो दुनिया में लेके आता है, उसको मुकम्मल तौर पे हम तबाह कर चुके होते हैं और दुनिया के लिए तैयार कर चुके होते हैं। क्यों? उसके अंदर से ईमान निकाल देते हैं और खौफ डाल देते हैं। मैं उसको कहती हूँ बहू, क्योंकि वो सीढ़ी पे चढ़ता है तो कहते हैं बहू है, बहू। अब बच्चा को तो 3 साल के बच्चे को तो नहीं पता बहू क्या होता है, लेकिन आपकी आवाज में जो खौफ है वो समझता है, वो उसकी मौत तक उसके अंदर गाड़ जाता है, वो बहू से जान भी छूटती उसकी। अच्छा, डिप्रेशन की आपने बात की,
तो हम देखते हैं आए दिन, हमें खबरों में भी पता चलता है कि सुसाइड रेट जो है वो ओवरऑल जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मेंटल हेल्थ ये कितनी इम्पोर्टेंट है लोगों को। लोग ये कहते हैं कि यार कोई कहता है ना कि मुझे प्रॉब्लम है, मुझे स्ट्रेस है, मुझे एंजाइटी हो रही है, कहते हैं यार कुछ नहीं है, तू पैनाडोल खा ले या सो जा तो ठीक हो जाएगा। क्योंकि उसमें हमें आवाज़ें हमें जो बचपन से सिखाई गई हैं कि तेरी किस्मत में जो लिखा है वही होना है। exactly. मतलब ये तो हर चीज़ पहले से मुतय्यन है आपकी, तो आपके इख्तियार में तो है ही नहीं ना कुछ। फिर फ़ायदा क्या कि हम इक़दार की वैल्यूज़ की बात करें या किरदार की बात करें, वो तो बातें हैं कि मेरे इख्तियार में है सब कुछ। दायरा इख्तियार क्या होता है और उसके अंदर मुझे तो अपने चार दीवारी के दायरे इख्तियार में तो हम रहते हैं। हालांकि अल्लाह कहता है कि तेरी नाक तो मैं रोज़ 5 दफ़ा रगड़वाता हूँ, इसकी ये हैसियत है, लेकिन हम इस नाक को ही बचाने में लगे होते हैं। मैं जब गरीबों का इंटरव्यू लेती हूँ, पूछती हूँ कि एक कोई मेरे पास आया कि जी आप मुझे कर्जा दे दें, मेरे बेटी की शादी है। मैंने कहा इसके लिए कर्जा क्या चाहिए, आप मौलवी बुलाए, निकाह पढ़वाए, किस्सा ख़त्म। नहीं जी बोतलें पिलानी है, बिरयानियाँ खिलानी है, और अगर ना खिलाओ तो नाक कट जाएगी। एक तो तरफ ये, दूसरी तरफ लोग घबरा क्यों इतनी जल्दी जाते हैं। कोई अजियत आती है, कोई मुश्किल आती है तो टीवी पे देखे कहते हैं अवाम बड़ी परेशान है। क्यों? ये निशानी क्या है? जिन लोगों का ईमान मजबूत होता है वो परेशान नहीं होते, जिनकी परेशानी हाई होती है ईमान कम होता है। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। वही बात है, फियर से आप परेशान होंगे, बिकॉज परेशानी इज अ सबकॉन्शियस स्टेट, लाशऊरी अमल है, ऑटोमेटिक है ये। लेकिन अपने पे काबू लेके आना ईमान की हालत में, ठहरो मैं इसके बारे में क्या करूं, क्या क्या हो सकता है। आप सवाल तो करें, जो आपने पहले पूछा था कि नौजवानों के साथ आप क्या करें। नौजवानों से आप बता नहीं सकते, उनको बोल नहीं सकते कि तुम सच बोलो, तुम सीधे हो जाए, नहीं। उनसे सवाल कर करके उनको हल की तरफ लेके जाएं। तो अब यहाँ भी यही है कि आप अपने को सवाल करें, मैं क्या करूं, ये मुसीबत मुझ पे आ गई है, और इस तरह ना करें कि हाय अब मैं क्या करूं। ये बेईमानी का सवाल है। सवाल है आ गया है, अब मैं क्या करूं, ये ईमान का सवाल है, अगले रास्ते को ढूंढने का सवाल है। और जैसे आप जरा सा सांस लेंगे तो ठक जवाब आ जाएगा। वो 3 फुट बड़ी तितली जैसे आई थी ना, सवाल तो डालो। ये अलादीन के चिराग को रगड़ने के बराबर है। चिराग रगड़ो तो वो जिन निकल के पूछता है क्या चाहिए, वो मेरे अंदर जिन बैठा है। अरे चिराग तो रगड़ो, यानी कि सवाल करो या हुक्म दो। पहले हुक्म दो, मैंने परेशान नहीं होना। वो बैठा है जिसको मैं सारी अपनी परेशानियां दे दूं, उसका काम मैं क्यों करूं। पहले काबू में आ जाओ। जैसे दिमाग की नसें खुलती हैं, ऑक्सीजन का बहाव वापस से सेटल होता है, क्योंकि परेशानी में वो सुकड़ जाती है, टेंशन में आके जैम हो जाते हैं, आप फ्रीज हो जाते हैं। जैसे तभी कहते हैं अल्लाह को 2 बड़े लोग वो पसंद हैं, जो सब्र करते हैं और जो शुक्र करते हैं। सब्र में आप आ जाएं एक सांस लेकर, फिर कहें अब मैं क्या करूं, फिर देखें जवाब आएगा। गूगल चाचा से पूछो, पड़ोसी से पूछो, उसके साथ भी तो यही हुआ था। हाँ फला दोस्त ने भी यही कहा था, सारे आइडिया। लेकिन परेशानी की हालत में जवाब नहीं आएंगे, ईमान की हालत में जवाब आएंगे।